इस वक्त हम ताजमहल के पार्श्व यानी पीछे खड़े हुए हैं और यहाँ पर ताजमहल के पीछे यमुना बहती है। ये वही यमुना है जिसने कभी राधा और कृष्ण के प्रेम को देखा था और आज साक्षी बन के धारा प्रवाह बह रही है। लेकिन इस यमुना के अंदर बेहद गंदगी है और वो गंदगी यमुना के किनारों तक आ चुकी है। और सबसे अहम बात यह है कि आज इस गंदगी की सफाई की जा रही है और ये गंदगी यहाँ पे बहुत लंबे समय से पड़ी थी। एक फ़ोटो ट्वीट होती है, सोशल मीडिया पे आती है, वायरल होती है और उसके बाद में सफाई करने वाला तंत्र सक्रिय होता है और सक्रिय होने के बाद ये सफाई का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जाता है। आज यमुना की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर एक पुरानी कहावत है, यमुना में जल का आचमन करना। किसी भी धार्मिक कर्मकांड के अंदर ये महत्वपूर्ण है, जल का आचमन। और यमुना जल का आचमन को लेकर के बात शुरू में धर्म ग्रंथों में कही गई है, लेकिन आज यमुना की स्थिति आचमन करना तो बहुत दूर है, उसके अंदर आप नहा तक नहीं सकते, हाथ पैर तक नहीं धो सकते हैं, इतनी प्रदूषित है और पर्यावरण का एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस पर्यावरण के प्रभाव को सही करने के लिए लंबे समय से डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और वो प्रयासरत हैं। उन्होंने 5 PIL सुप्रीम कोर्ट में की हैं और उन 5 PIL के अंदर उन्होंने लगातार प्रयास चल रहा है कि आगरा और ताजमहल किसी तरीके से इसका पर्यावरण सही हो जाए, यमुना के अंदर जो गंदगी है, प्रदूषण है, वो किसी तरीके से शुद्ध हो और एक पवित्र पानी जो है इसके अंदर बहे जो जिससे आचमन किया जा सके। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शरद गुप्ता। डॉक्टर साहब ये बताइए कि लंबे समय से यहाँ पर यमुना बह रही है और आप संघर्ष कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, इसमें क्या अहम चीज़ है, क्या आपको बारीक जानकारियाँ और कमियाँ हैं, वो उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, यमुना जो है पहले जीवनदायिनी और जलदायिनी थी। उसकी स्थिति ये हो गई कि यहाँ पीने के लिए जो पानी है वो भी यहाँ से 165 किलोमीटर दूर गंगा से आता है। अब ये मात्र नाला बन के रह गई है। शहर में 90 नाले हैं, 90 नाले में से मात्र 27 नाले टैप किए जा रहे हैं, बाकी के सारे नाले डायरेक्ट गिरते हैं और शहर में जितने भी नाले हैं वो सिर्फ कूड़ा करकट और जो है वो उसमें डंप कर दिया जाता है, वो सब बह के आता है, वो यमुना किनारे जमा हो जाता है। और जहाँ पे अगर पार्श्व में अगर आप ताजमहल के खड़े हो जाएं तो आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू और इतनी फुल स्मेल आती है। आप 100 मीटर की दूरी पे देखिए, वो 2 नाले जो गिर रहे हैं वहाँ पे वो पूरी शहर की ताजगंज की पूरी गंदगी ला करके इसमें डाल रहे हैं। तो सिर्फ एक ये डंपिंग ग्राउंड बन करके रह गया है। STP प्लांट जो हैं वो काम नहीं करते हैं, सब ओवरफ्लो होते हैं, वो सिर्फ 8 या 10 घंटे के लिए चलाए जाते हैं, बाकी के रात को बंद कर दिए जाते हैं। तो जो आता है वो ओवरफ्लो भी सारा यमुना में गिरता है। अगर इसकी बायोलॉजिकल और केमिकल एनालिसिस कर दी जाए तो ये इतना जहरीला पानी है कि ये आचमन तो क्या, ये जानवरों लायक भी नहीं रहता है, क्योंकि अक्सर इसमें पढ़ने को आपको मिलता है, देखने को मिलता है कि इसमें सैकड़ों हज़ारों मछलियाँ मर जाती हैं। जिस पानी में मछलियाँ नहीं रह सकती तो उसकी क्या स्थिति होगी आप खुद स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। नहीं, ये कमियां क्यों हैं? आखिर लंबे समय से ये बात उठाई जा रही है, अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाती ये चीज़ें। इसके पीछे कारण क्या है? आप चूँकि लंबे समय से इस कारण को दूर करने में लगे तो कम से कम कारण तो पता लगे। देखिए, ऐसा नहीं है, सरकार हज़ारों करोड़ रुपया आगरा के लिए वर्षों से दे रही है। रादर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल की वजह से आगरा को एक स्पेशल TTZ का इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दिया हुआ है। उस इको सेंसिटिव जोन होने की वजह से आगरा में सीवर लाइन के लिए, STP के लिए, पीने के पानी के लिए, तमाम चीज़ के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया आता है। जाने कहाँ वो गायब हो जाता है। जो अपनी कमियां हैं, खामियां हैं, यमुना अपनी दुर्दशा पे वैसी ही रोती रहती है। हम आप बस इसी पे हल्ला मचाते रहते हैं कि यमुना गंदी है। कहीं एक खबर छप जाती है तो एक दिन के लिए 4 सफाई वाले यहाँ पे नियुक्त कर दिए जाते हैं और फिर कल आप आएंगे तो कल आपको फिर यमुना और ये इतनी गंदी मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई सफाई कर्मचारी कोई किसी उसमें नहीं मिलेगा। ये पूरे गंगा की, यमुना की, आगरा की स्थिति, आगरा में करीब
80 किलोमीटर का यमुना का प्रवाह है। आप जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर आखिर जहाँ तक छोड़ती है, आप देखिए कि जगह जगह जो मैं नाले बता रहा हूँ ये तो सरकार के खातों में है, सरकार के उसमें है। अनगिनत ऐसे नाले हैं जो उनके लिस्ट में ही नहीं है, जो डायरेक्टली गिर रहे हैं। आगरा में कई सारे उद्योग हैं, वो सारे उद्योग चाहे चमड़े का हो चाहे पेठे का हो, वो सारा अपना कचरा नालों में डाल देते हैं और नालों में वो बहता हुआ, आप अगर पूरे शहर का जायज़ा ले लें जहाँ नाले गिर रहे हैं तो वो सारा कचरा बह करके इस यमुना में समा रहा है। नहीं, सही कैसे होगा? ये किसकी कमी है? देखिए इसमें जिम्मेदार तो होगा ना इन सब चीज़ों के लिए, जो करना चाहिए और नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की है जिनको इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया जाता है। सरकार जिनको इतना भारी भरकम वेतन देती है, सरकार लाखों करोड़ों रुपया शहर की व्यवस्था के लिए भेजती है, वो कहाँ जाता है? इसका एक ऑडिट होना चाहिए कि पिछले 20 वर्षों में आगरा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कितना करोड़ रुपये, 1000 करोड़ रुपया आया और वो कहाँ लगा। इसका एक ऑडिटिंग होनी चाहिए, तभी इसका सामने आ पाएगा कि वास्तव में जो पैसा हुआ वो कहाँ खुर्द-बुर्द हुआ, कहाँ इसको जो है इन्होंने बर्बाद कर दिया। यही स्थिति है कि जब कोई बाहर से आता है विदेशी तो उसको ताजमहल दिखाने लाते हैं, लेकिन कभी इसको पार्श्व में नहीं लाते किसी को कि पीछे ला करके भी दिखाएं कि ऐसी यमुना है। जबकि यमुना ताजमहल के लिए जैसा कहते हैं साइंटिफिकली कि ये कुओं पे बना हुआ साल की लकड़ी है, जो गीली रहेगी अगर लकड़ी तो इसकी नींव मजबूत रहेगी, जिससे किसी भूकंप का भी असर नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि यमुना धीमे धीमे ताजमहल से दूर होती जा रही है और ये स्थिति है कि 150-200 फुट यहाँ दूर आ गई है, तो वो कैसे उसकी नमी मेंटेन कर पाएगी? ये इनको इस ताजमहल से कोई किसी का लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ इन अधिकारियों को अपनी कमाई से मतलब है। अब इसके अंदर अभी तक आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पे जो हो रही हैं वो क्यों हो रही है और कौन जिम्मेदार है इसका? क्योंकि एक यमुना एक्शन प्लान भी बना था, वो शायद 1500 करोड़ रुपए का था, कितने का था, और करीब 25 या 27 साल पहले वो बना है। तो उस यमुना एक्शन प्लान के अंदर पैसा आया और भी सरकारों ने पैसा दिया, तमाम सारी चीज़ें समय समय पर आती रही। उन सब चीज़ों के बावजूद भी, क्योंकि वो उन्होंने काम तो किया, पैसा तो खर्च हुआ है, लेकिन पैसा खर्च होने के बाद भी अभी तक स्थिति वैसी की वैसी ही क्यों है जैसी पहले थी? देखिए, पैसा खर्च हो जाना, उसके बाद उसका रिजल्ट आना, तब पैसा सार्थक हम खर्च मानेंगे। पैसा तो आप कहीं भी खर्च कर दीजिएगा, उसकी जब तक ऑडिटिंग नहीं होगी कि इस पैसे के खर्च करने के बाद हमारी यमुना की पानी की गुणवत्ता, शहर की सफाई की गुणवत्ता, हमारे नालों का जो टैप होना, एसटीपी प्लांट से जो डिस्चार्ज आ रहा है, उस सब की जब तक मॉनिटरिंग और वो नहीं होगी तब तक वो पैसा बर्बाद है आपका। आप 4 दिन बाद फिर हाथ परोस करके खड़े हो जाते हैं कि साहब शहर के लिए पैसा दीजिए। वो पुराना पैसा कहाँ गया? उस पैसे का क्या हुआ कि जो एसटीपी के लिए आया था? आपने एसटीपी प्लांट लगाए हुए हैं शहर में, तो एसटीपी प्लांट क्यों नहीं काम कर रहे? क्या उनकी कोई मॉनिटरिंग होती है? क्या रात को जब उनका डिस्चार्ज छोड़ दिया जाता है बिना ट्रीटमेंट किए हुए, या उसका जो डिस्चार्ज है उसकी मॉनिटरिंग होती है? उस पानी को चेक करना चाहिए कि उसका क्या बीओडी है, क्या उसमें ऑक्सीजन लेवल है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, क्या उसमें मिनरल्स के लेवल हैं। जब तक हम उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, डे टू डे उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, उसके लिए कोर्ट क्या इन सब चीज़ों को मांगती नहीं है, या ये मांगने के बाद ये लोग उसमें जो है फेरबदल करते हैं? देखिए, कोर्ट भी कब तक करेगी? कोर्ट के पास एक ही काम नहीं है। कोर्ट में जाते हैं तब थोड़ा सा काम हो जाता है और फिर वहीं के ढर्रा वहीं के वहीं लौट आता है। तो कोर्ट का काम नहीं, ये मैं तो कहूँगा शहर के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उनको सवाल करना पड़ेगा, जवाबदेही लेनी पड़ेगी इन अधिकारियों की। ये क्यों हो रहा है? क्यों हमारे शहर की और सबकी ताजमहल की बदनामी होती है गंदगी के प्रति, कि जिससे यहाँ हज़ारों लाखों टूरिस्ट आता है, जिससे हम लोगों की आजीविका चलती है पूरे शहर की और पूरे हिंदुस्तान में। जो ताजमहल की वजह से इतना लाखों टूरिस्ट आता है, तो कितना हमारा रेवेन्यू का अर्निंग है, उस रेवेन्यू को अर्निंग को हम ख़त्म करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको दोहन और कमाई का जरिया बना दिया है। आप इसकी देखरेख भी तो करेंगे, आप जब तक इसकी देखरेख और इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो कितने दिन तक जिंदा रहेगा? ये तो अपने आप उससे बनाया गया है, जो आर्किटेक्चर था उसकी वजह से खड़ा है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि इसे ढहा दें। जो ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इसके ये अपना प्रदूषित हो रहा है, इसका आप अक्सर पढ़ते हैं कि ताजमहल का जो स्टोन है उसका डिस्कलरेशन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। क्यों ये सब चीज़ हो रही है? आप शहर में जाइए,
500 के करीब जो है यहाँ पे गिलट की और सबकी इंडस्ट्री चल रही है, जो तेज़ाब पूरा यमुना में बहा देती हैं। जब उसका तेज़ाब आता है इसमें तो उसकी जो एसिड की जो स्मेल है, एसिड से जो और सारी नॉक्सस गैसेस बनती हैं, वो डायरेक्टली ताजमहल को कई सारी स्टडीज़ IIT की हुई, बहुत सारी विभिन्न संस्थाओं ने स्टडी किया है, उन्होंने बताया है। यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो एयर पोल्यूशन का लेवल है वो हम वर्ल्ड के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में है। तो वो जब प्रदूषित हवा इस ताजमहल की इसको टच करेगी, वॉल को, इसको मार्बल को टच करेगी, तो डेफिनेटली ये मार्बल का डिके तो होना ही है। इस पर स्टडी कई बार हो चुकी है और कई बार आ चुका है, लेकिन वही ढाक के तीन पात कि हम लोग इसमें कह करके रह जाते हैं, हल्ला मचा के रह जाते हैं। बात जब तक किसी अधिकारियों पे एक्शन नहीं होगा, सरकार इनके ऊपर कोई पेनल्टीज़, लाइबिलिटीज़ नहीं करेगी, इनकी जवाबदेही तय नहीं करेगी, तब तक यही सिलसिला जारी रहेगा। ये ताजमहल की और यमुना की वो सच्चाई है जो पर्दे के पीछे छुपा दी गई है। और हकीकत ये है कि जब तक प्याज की परतों की तरीके से इसकी एक एक परत नहीं उतरेगी, तब तक यहाँ पे सफाई की बहुत अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमारे साथ राकेश चौहान हैं। राकेश चौहान होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर, वो आपको क्या बता के जाते हैं? आप बहुत लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं। देखिए, इससे ज़्यादा गंदगी कभी किसी शहर में नहीं हो सकती जो यमुना के अंदर है। हालात जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, करोड़ों रुपए आया, जब तक उस पैसे की मॉनिटरिंग नहीं होगी, उस मॉनिटरिंग में आगरा के मौजूद लोग, निष्पक्ष लोग जुड़ जाए, कमेटी बने, तभी कुछ कार्य हो सकता है। पैसा आएगा, क्या लगेगा, गाड़ी लगेगा, खुदा जाने, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, जितने नाले गिर रहे हैं, सबसे नालों की टेपिंग हो। नहीं, पर्यटकों पर ने आपसे क्या बातचीत की इस गंदगी को लेकर? कभी कोई बात हुई आपकी? ये बातचीत हुई, जो ताजमहल देखा और तुरंत सामान उठाया, भाग गया। कह रहा आपका शहर इतना गंदा शहर है, दोबारा ना तो मैं खुद आऊँगा ना बच्चों को लाऊँगा। उसी का ये परिणाम है। आज हालत देश के बहुत ख़राब है। आगरा की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली गई, पर्यटक बहुत कम आ रहा है, विदेशी पर्यटक नगण्य हो गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मूल सवाल ये है कि जो गंदगी है उसकी वजह से क्या मेन कारण पर्यटक का आने का, शहर के अंदर खुशहाली होनी चाहिए, सुख होना चाहिए। यहाँ पर आदमी के चेहरे पे खुशहाली नहीं है, पानी के कारण, गंदगी के कारण। गंदगी इतनी ज़्यादा है यमुना के किनारे। टूरिस्ट को, जैसा कि आपने बताया, पाइल फिटिंग जो ताजमहल बना है, कुएँ वाले जो है पाइल फिटिंग से बना है, वहाँ पानी चाहिए, वहाँ से 150-200 मीटर दूर पानी हो गया, कोई व्यवस्था नहीं हुई। सरकार, केंद्रीय और स्टेट दोनों ही टिकट से पैसा ले रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये ले रहे हैं, कभी कोई व्यवस्था नहीं करी। व्यवस्था सरकार करे ना करे, लेकिन एक मॉनिटरिंग कमेटी अवश्य बने जो उनके ऊपर हर समय हावी रहे, तभी निष्पक्ष काम हो पाएगा। नहीं तो निष्पक्ष पैसा नहीं लग सकता आगरा के अंदर। ये वो सच्चाई है जो शायद आज तक सामने नहीं आई है। और इसके पीछे एक ऐतिहासिक अगर चीज़ देखा जाए और काव्यात्मक रूप में देखा जाए, तो ये यमुना राधा और कृष्ण के प्रेम का साक्षात प्रतीक बन के बह रही है। और इधर ताजमहल इहलौकिक जगत के प्रेम में शाहजहां और मुमताज़ के प्रेम का प्रतीक बन के इधर खड़ा हुआ है। इधर यमुना की हालत ख़राब है, और यमुना की हालत ख़राब होने की वजह से खतरा ये बताया जा रहा है कि ताजमहल को भी खतरा हो सकता है, और ख़तरा चल रहा है। क्योंकि इसके अंदर नींव में जो लकड़ी लगी है, वो लकड़ी या उसमें जो उसको पत्थर को जोड़ने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए जो चूना लगाया गया है, उसको एक सीलन की ज़रूरत है। और उस वहाँ तक ये पानी पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है, अभी तक इसका कोई भी परीक्षण नहीं किया गया है। सफाई यहाँ पर आज शुरू हुई है, और वो भी इस वजह से शुरू हुई है कि एक फ़ोटो वायरल हुई और सफाई के लोग सक्रिय हो गए। अरविंद शर्मा, आगरा।